तो फिल्म की शुरुआत एक लड़की से होती है जो वॉशरूम में अपने कपड़े धो रही थी। जिस वक्त उसे फील हुआ कि कोई उसके पीछे है, पीछे मुड़ने पर वहां एक भयानक दिखने वाली कोई चीज थी, जैसे कोई बूढ़ी चुड़ैल, जिसको देखने पर ऐदा की चीख निकल गई। जिस टाइम उसके दोस्त उसे देखने के लिए वॉशरूम के पास आए, दरवाजा खोलते ही ऐदा ऐसे खड़ी थी जैसे किसी ने उसकी रूह निकाल ली हो। कहानी अब 2 दिन पहले की दिखाई जाती है, जहां ऐदा और उसकी बचपन की दोस्त माया बातें कर रहे हैं। माया अपने भाई और कजिन्स के साथ हाइकिंग के लिए जा रही थी और यहीं पर वो ऐदा को भी इनवाइट कर लेती है। पर ऐदा को डर था कि उसकी मॉम उसे परमिशन ही नहीं देंगी। इसी तरह बातें करते हुए ऐदा अपने बालों में हाथ फेरती है तो उंगलियों में फंसकर बहुत सारे बाल उसके उतर आते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। खैर, वो बाल फेंक देती है और अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि माया ऐदा की मॉम से परमिशन लेने के लिए आई थी ताकि वो ऐदा को हाइकिंग ट्रिप पर भेज दे। फाइनली ऐदा की मॉम मान भी जाती है और ऐदा माया को घर के बाहर तक सी ऑफ करने के लिए आती है। जिस टाइम माया ऐदा के पीछे एक भयानक शैडो को खड़ा हुआ देखती है, जिसकी लाल आंखें थीं। इसे देखते ही वह डर गई और फौरन उसने यहां से भागने की। ऐदा कंफ्यूज होकर अपने पीछे देखती रही, लेकिन उसे तो वहां कुछ भी नहीं दिखा था। लेकिन इससे यह प्रूव हो गया कि कोई नेगेटिव एनर्जी ऐदा के घर पहले से ही रह रही थी और वही ऐदा की बॉडी के ऊपर और माइंड के ऊपर इफेक्ट कर रही थी, असर डाल रही थी। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि यह सारे फ्रेंड्स मिलकर उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर इन्हें हाइकिंग करनी थी। यहां पर पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी, तो इन सब ने गेस्ट हाउस में रुकने का डिसाइड किया। रात होते ही ऐदा को पेट में दर्द होना शुरू हो गया। उसे पता चला कि उसको पीरियड्स हो गए हैं। यह बात जब वो माया को बताती है तो माया कहती है, तुम कहो तो हम घर वापस चलते हैं। ऐसी हालत में माउंटेन्स पर हाइकिंग करना ठीक नहीं होता, लेकिन ऐदा ने उसे मना कर दिया। उसे बहुत मुश्किल से परमिशन मिली थी और वो इन लम्हों को यादगार बनाना चाहती थी। बस इस छोटी सी वजह से वो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कर सकती थी। दोबारा उसे मौका मिलता या न मिलता। अब माया भी उसके साथ ज्यादा बहस नहीं करती और ऐदा अपने कपड़े धोने के लिए वॉशरूम में चली जाती है और यहीं पर उसे पहली मर्तबा वह भयानक बूढ़ी भूत दिखाई देती है। यह वही सीन है जो हम मूवी के स्टार्ट में देख चुके हैं। यहाँ पर उसकी चीख मारने पर उसके सारे दोस्त आ चुके थे और उसने जब दरवाजा खोला तो सबको ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसकी रूह खींच ली हो। वह बोल नहीं रही थी, बात नहीं कर रही थी, यहाँ तक कि आंखें भी नहीं चपका रही थी। सब लोग उसे पकड़कर रूम में लेकर आते हैं और उससे पूछते हैं क्या हुआ, तो वह बताती है कि मैंने वॉशरूम में किसी अजीब सी क्रिएचर को देखा था। वो पतली सी, लंबी सी थी, सफेद बालों वाली, जैसे कोई बूढ़ी औरत हो, और उसकी आंखें किसी लाल बल्ब की तरह चमक रही थीं। यह सब बातें जब इस गेस्ट हाउस की ओनर सुनती है तो डर जाती है और इन सबको बताती है कि ऐसे ही एक क्रिएचर सालों पहले भी इस जगह पर देखी गई थी, जिसने यहाँ आने वाले लोगों का जीना हराम कर दिया था। और फिर यहाँ पर कुछ लोगों की मदद से बहुत सारे रिचुअल्स करने के बाद उस एंटिटी से हमारी जान छूटी थी। और अब अगर वह दोबारा आ गई है तो यह बहुत बड़ा खतरा है। हो सकता है कि अगर वो ऐदा को नजर आई है तो ऐदा के साथ ही यहाँ आई हो। यह बात सुनकर यहाँ पर सब लोग डर जाते हैं और इनमें से एक लड़का तो यह भी कह देता है कि हमें ऐदा को वापस घर भेज देना चाहिए। लेकिन माया ऐसा नहीं चाहती थी, क्योंकि माया को पता था कि ऐदा कितना एक्साइटेड है इस ट्रिप के लिए और उसे इसके बाद कभी परमिशन भी नहीं मिलेगी। खैर, इस टाइम से सारे सो जाते हैं और अगली सुबह जब यह सब उठते हैं तो ऐदा इतनी ज्यादा एक्साइटेड होती है कि उसके मूड को देखकर किसी को लगता ही नहीं कि रात उसके साथ कुछ हुआ भी था। सभी लोग अपना अपना बैग उठाते हैं और ट्रैकिंग स्टार्ट कर देते हैं। पहाड़ों की खूबसूरती देखते हुए माया और ऐदा तो इसमें खो ही गईं। ऐदा को तो अफसोस होने लगा था कि वो क्यों अपना कैमरा घर भूल आई। सीन कट होकर अब हमें ऐदा के घर पर ऐदा की मॉम को दिखाया जाता है। जब वो सफाई कर रही होती है तो उन्हें ऐदा की डस्टबिन में बहुत सारे बाल और ऐदा के खून से भरे टिश्यूज दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो परेशान हो जाती है। वो यह बात ऐदा के डैड को भी बताती है, लेकिन ऐदा के डैड कहते हैं इतनी छोटी छोटी बातों को सर पर सवार नहीं करते। जब ऐदा आएगी तो तुम उसे डॉक्टर को दिखा देना। यहाँ ट्रैकिंग करते हुए एकदम से ऐदा को थकान का महसूस होने लग जाता है। उसकी सांस उखड़ जाती है और वह जब रेस्ट करने के लिए वहां बैठती है तो एकदम से उसकी आंखें भी अजीब पड़ जाती है। उसकी ऐसी हालत को देखते हुए सभी पैनिक करने लग जाते हैं और माया जब उसके कान में उसका नाम बोलती है तब वो एकदम से होश में आती है। उसके ठीक होने के बाद यह लोग दोबारा अपनी ट्रैकिंग कंटिन्यू कर देते हैं और आधा रास्ता होने पर यह सब लोग थोड़ी देर सांस लेने के लिए रुकते हैं। इस टाइम जब सब लोग खाने पीने में और हंसी जाग करने में बिजी थे तो ऐदा चुपके से उठकर यहाँ से चली गई और पास में बनी एक जेल के पास चली गई। माया ने जब देखा तो वो भी उसके पीछे आई और ऐदा से कहने लगी, इस तरह अकेले कहीं भी जाना ठीक नहीं है। तुम समझो
यह जगह इतनी भी सेफ नहीं। इधर जैसे ही उसकी तरफ मुंह करती है तो माया यह देखकर डर जाती है कि उसके हाथ किसी चुड़ैल की तरह काले पड़ गए थे और लंबे हो गए थे और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद पड़ चुकी थी। और अजीब सी मुस्कुराहट के साथ ऐदा उसका गला पकड़ लेती है। माया की चीखने चिल्लाने की आवाजें सारे लड़कों को यहाँ ले आती है और वो लोग बहुत ही मुश्किल से माया को ऐदा से छुड़वाते हैं। जैसे ही अदा माया को छोड़ती है, माया को झील के बिल्कुल दरमियान में एक लंबी बूढ़ी एंटिटी दिखाई देती है जिसने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे। उसके लंबे लंबे बाल थे और उसकी भी लाल आंखें बिल्कुल उसी तरह चमक रही थीं जैसी आंखें उस एंटिटी की चमक रही थीं जिसे ऐदा ने देखा था। इस टाइम माया के अलावा कोई भी उसे देख नहीं पाया। खैर, यह लोग ऐदा को लेकर वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं। उसको कुछ सुंघाते हुए होश में लेकर आते हैं। ऐदा ने जॉब किया था उसके बारे में जब यह लोग सवाल करते हैं तो ऐदा को कुछ भी याद नहीं था। अब माया ने ऐसा कहा, मुझे लग रहा है कि तुम्हें किसी स्पिरिट ने पोजेस कर लिया है, यानी किसी आत्मा ने अपने कब्जे में ले लिया है। यह बात सुनकर ऐदा जोर जोर से हंसने लग जाती है और कहती है, पागल हो, मुझे लगता है तुम आजकल ज्यादा ही मूवीज देख रही हो। ऐसे कोई भी चीज इंसानों को पोजेस नहीं कर सकती। उसकी हालत को देखते हुए इस टाइम सारे डर गए थे। सारे इस बहस में पड़ जाते हैं कि क्या इन्हें ट्रैकिंग को यही खत्म कर देना चाहिए या फिर पहाड़ की चोटी तक चढ़ना चाहिए। उनकी यह बात सुनकर नेता को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, पहाड़ की चोटी पर तो मैं चढ़कर रहूंगी। मेरे पास पहली और आखिरी मर्तबा यह मौका है। मैं तो इस मौके को हाथ से जाने नहीं दूंगी। पर तुम सब लोग भी ना डरो, छोटी सी तो पहाड़ी है, हम जल्दी इस पर चढ़ जाएंगे। ऐदा की बातों से सबको हौसला मिलता है और यह सब लोग दोबारा अपना सफर शुरू कर देते हैं। ऊपर चढ़ते हुए थोड़ी ही दूर जाने पर इन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे इनके इर्द गिर्द कोई भाग रहा हो और उस जगह पर इन्हें एक बच्चे की हंसी की आवाजें सुनाई देने लगीं, जिसकी वजह से यह सभी लोग डर गए और माया तो उस शैडो को भी देख पाई। माया ने इसको भी इग्नोर किया और सबके साथ सफर कंटिन्यू करती रही। थोड़ी ही आगे जाने पर माया को रास्ते में खड़ा एक बूढ़ा आदमी भी नजर आया और यह सब लोग जब उस बूढ़े आदमी के पास पहुंचे तो इन्हें एक डरावनी आवाज सुनाई दी। यह आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि इन सबके कान फटने लगे और इन्होंने अपने कान बंद कर लिए। यहाँ तक कि सभी लोग बेहोश हो गए और जब इन्हें होश आया तो वह बूढ़ा आदमी वहां से जा चुका था। यहाँ पर मौजूद लड़के यह बात कहने लगते हैं कि इनके साथ यह अजीबोगरीब काम ऐदा की वजह से हो रहे हैं। ऐदा को क्योंकि पीरियड्स आए हैं, ऐसी कंडीशन में लड़कियां बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करती है और ऐदा की वजह से ही यह अजीबोगरीब चीजें इनके साथ हो रही है। उसकी ये बात सुनते ही ऐदा गुस्से से उसे देखती है और उसकी बातों को इग्नोर करते हुए यह सब लोग दोबारा अपना सफर कंटिन्यू कर देते हैं। अब यह थोड़ा सा ही चले थे कि यदा की हालत दोबारा से बिगड़ने लगी। इन्होंने यदा को बिठाकर पानी पिलाया। पानी पीते पीते ही उसके माथे पर झुर्रियां आने लगीं, उसका चेहरा बिगड़ गया और बॉडी भी अकड़ गई। उसके होंठ सफेद पड़ने लगे और वो इस तरह से मुस्कुराई जैसे किसी और एंटिटी ने उसे पोजेस कर लिया हो। वो लड़का जो बार बार ऐदा को वापस छोड़ने की बात कर रहा था, वो कहता है कि अगर ऐदा की हालत ऐसे ही रही फिर तो हम इस माउंटेन को सेट नहीं कर पाएंगे। उसका यह बात कहना था कि ऐदा की बॉडी को झटके लगने लगे और वो इतने भयानक तरीके से हंसने लगी कि उसकी हंसी पूरे माउंटेन्स के जंगलों के अंदर फैलने लगी। यह सब लोग भी डर गए। माया जान गई थी कि ऐदा की दिमागी हालत भी ठीक नहीं रही, इसीलिए वह ऐदा के साथ साथ सभी लोगों को ही वापस चलने का कहती है। और यह बात सुनकर सफेद आंखों के साथ ऐदा अजीब से अंदाज में उसे कहती है, तुम सब चले जाओ, मैं तो यह पहाड़ी सर करके ही रहूंगी क्योंकि यह पहाड़ी मेरी हो चुकी है। ऐसे ये बातें करते करते उसकी आंखों में खून भी उतर आया। सभी लोग डरकर उससे पीछे हो गए और माया समझ गई कि जो एंटिटी वो बाहर बाहर अदा के पीछे देख रही थी, उसी एंटिटी ने ऐदा को पजेस कर लिया है। ऐदा सब लोगों से कहती है, मैं तो ऊपर तक जाऊंगी और जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे मार डालूंगी। यह बातें कहते ही वो अकेले ही अपना सफर शुरू कर देती है। सब लोग पीछे से उसे देखते रह जाते हैं और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, ऐदा उन सबकी नजरों से गायब भी हो गई। माया, जो अभी भी कंफ्यूज खड़ी थी, उसने देखा कि दूर से एक बूढ़ी औरत अभी भी इनके ऊपर नजर रखे हुए है और यह बूढ़ी औरत अभी भी माया के अलावा किसी और को नजर नहीं आ रही। और यहाँ हमें रिवील होता है कि माया के पास एक सुपर पावर थी। उसकी स्पिरिचुअल आई यानी थर्ड आई खुल चुकी थी, जिसकी वजह से वो सारी ही एंटिटीज या दूसरी क्रिएचर्स को देख सकती थी। इसीलिए मूवी के स्टार्ट से अब तक सारी एंटिटीज माया को ही नजर आ रही थी, जो एंटिटीज आम लोगों के लिए देखना नामुमकिन है। खैर, यहाँ पर माया जल्दी से अपने सारे भाइयों और कजिन्स को कहती है कि चलो ऐदा का पीछा करते हैं। जैसे ही यह लोग ऐदा के पास पहुंचते हैं, माया भागकर ऐदा के पास जाती है और उसे आगे बढ़ने से रोकने लग जाती है। इस टाइम माया की आंखों से आंसू भी निकल रहे थे और ऐदा भी रोने लगी। रोते रोते ऐदा ने कहा कि यह सफर मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी यादगार बनेगा और इसे अधूरा नहीं छोड़ सकती। अब माया का जो कजिन सबको वापस चलने को कह रहा था, माया उसे भी समझा देती है
कि ऐदा की बात मानते हुए हम चोटी को सेट कर लेते हैं। क्या पता ऊपर जाते जाते सब चीजें वापस नॉर्मल हो जाएं। सभी लोगों ने अपना मूड ठीक किया और ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे यह और ऊंचाई पर चढ़ रहे थे, ऐदा की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी थी। लेकिन ऐदा अपने आप पर काबू पाते हुए ऊपर चढ़ती रही और फाइनली यह लोग चोटी को सर कर भी लेते हैं, जो लगभग 3000 मीटर की बुलंदी थी। अब रात भी हो चुकी थी। यह लोग यहीं पर टेंट्स लगाते हैं और आराम करने लग जाते हैं। जैसे ही रात परवान चढ़ती है, ऐदा की तबीयत दोबारा बिगड़ने लग जाती है। उसकी बॉडी ऐसी अकड़ गई थी जैसे उसकी बॉडी के अंदर कोई और चीज आ गई हो। कुछ ही देर में वो नीचे गिर गई और उसकी पूरी बॉडी में झटके लगने लगे। उसकी आवाजें सुनकर सभी लोग अपने कैंप से बाहर निकल आए। ऐदा की तबीयत इनके संभालने में तो नहीं आ रही थी, इसीलिए यह सब लोग नीचे की तरफ जाते हैं ताकि आसपास से कोई मदद बुला सकें। इन्हें यही पास में रहने वाला एक आदमी मिल जाता है। वो आदमी इन लोगों के साथ इन लोगों के टेंट तक आता है और ऐदा की हालत को देखते हुए ऐदा के कान में कुछ चीजें पड़ता है, जिसकी वजह से ऐदा की आंखें काली पड़ जाती है और उसके पूरे मुंह की वेंस भी नीली हो जाती है। उसकी बॉडी के हिस्से इस तरह मुड़ रहे थे जैसे कि सारी हड्डियां टूट जाएंगी। जब यह चीजें बहुत ज्यादा बढ़ने लगी तो उस आदमी ने भी जो कुछ वह पढ़ रहा था वह और जोर से पढ़ना शुरू कर दिया और एकदम से ऐदा नॉर्मल हो गई। ऐसा लगा कि जैसे जिस भी चीज ने ऐदा के ऊपर कब्जा किया हुआ था उसने ऐदा की बॉडी को छोड़ दिया। इसी टाइम सीन कट होकर हमें घर पर ऐदा की मॉम को दिखाया जाता है, जो इस टाइम प्रे कर रही थी, यानी नमाज पढ़ रही थी। और इस टाइम पर उन्हें लग रहा था कि जैसे कोई उनको घूर रहा हो, हालांकि उनके घर पर कोई भी नहीं था। और जब वो यह बात अपने हस्बैंड को बताती है तो वो उन्हीं का मजाक बना देते हैं। खैर, दोबारा हम ऐदा को टैंक के अंदर देखते हैं, जहां पर वो एकदम से सोते सोते उठ जाती है। उसका चेहरा बदल जाता है, उसी लड़की में, उसी एंटिटी में जिसे बार बार हम ऐदा के साथ देख चुके हैं। माया डरकर एकदम से उठ जाती है और हमें पता चलता है कि यह सब माया का हाथ था। लेकिन उसने क्या देखा कि ऐदा, जो कुछ देर पहले उसके साथ लेटी हुई थी, वो उसके साथ नहीं थी। वो ऐदा को ढूंढने के लिए बाहर निकली। उसे ऐदा नजर भी आ गई और उसने जैसे ही ऐदा को बुलाया तो ऐदा उसकी तरफ पलटी। लेकिन अब ऐदा का चेहरा ऐदा का नहीं था, यानी जो कुछ माया ने अपने ख्वाब में देखा था वो सच में भी हो रहा था। और यहाँ माया समझ गई कि इस टाइम ऐदा दोबारा किसी एंटिटी या किसी शैतान के पोजीशन के अंदर है, उसके कब्जे में है। माया ऐदा को कुछ थप्पड़ मारती है और जैसे ही ऐदा होश में आती है तो वह उसे अपने टेंट में ले जाती है। फाइनली अब सुबह भी हो गई। इन सब लोगों ने अपने बैग पैक किए और वापस जाने की तैयारी करने लगे। माया ने देखा कि ऐदा उनके साथ नहीं थी। ऐदा को ढूंढते हुए वह उसके पास गई तो ऐदा ने उसे कहा, मेरा यहाँ से जाने को दिल ही नहीं कर रहा। मुझे लग रहा है कि जैसे यह माउंटेन ही मेरा घर हो। मुझे जो यहाँ सुकून मिल रहा है वो सुकून मुझे आज तक नहीं मिला। जाने से पहले ऐदा कुछ देर तक एक बहुत बड़े से पत्थर को देखती रहती है और उसे यह देखते हुए कुछ बोलती भी है। माया को लगा शायद वो वही बातें कर रही होगी जो उसके साथ गुजरी। खैर, वो उसे कुछ नहीं कहती और गाड़ियों तक ये लोग आ जाते हैं। इनका वापसी का सफर बिल्कुल नॉर्मल था और फाइनली यह लोग अब अपने शहर आ चुके थे। माया के भाई और कजिन्स ऐदा को ऐदा के घर पे छोड़ने के लिए आए। घर आते ही ऐदा अपनी मॉम से भी नहीं मिली और सीधा घर के अंदर चली गई, जिससे उसकी मॉम को काफी अजीब फील हुआ। एंड माया तो यहाँ से चली गई और जैसे जैसे रात गहरी हुई ऐदा की तबीयत दोबारा से बिगड़ने लगी। उसकी बॉडी बुरी तरह से कांपने लगी और ऐदा पागलों की तरह हंसने लगी। उसकी हंसी डरावनी थी। उसकी ऐसी हालत को देखकर उसकी मॉम इतनी ज्यादा डर गई कि उन्होंने मस्जिद से उस्ताद साहब को बुला लिया। उन्होंने ऐदा के ऊपर कुछ पढ़ा भी, लेकिन उनकी कोई भी बात ऐदा पर असर नहीं कर रही थी। इसीलिए ऐदा की मॉम और डैड उसे हॉस्पिटल ले गए। लेकिन हॉस्पिटल में भी उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई। डॉक्टर्स उसका इलाज नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि डॉक्टर्स को तो उसकी बीमारी की ही समझ नहीं आ रही थी। अब माया और माया के भाई जब ऐदा से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आए तो ऐदा के डैड बहुत ज्यादा गुस्से में थे। उन्होंने तो माया और माया के भाई को डांट भी दिया कि यह सब माया की वजह से हुआ है। माया की जिद और कहने पर ही ऐदा उनके साथ माउंटेन्स पर गई थी और वहां से आने के बाद से उसकी तबीयत लगातार खराब ही होती जा रही है। वो उसे कहते हैं कि अगर तुम उसे ट्रैकिंग के लिए जाने का ना कहते तो शायद आज मेरी बेटी ठीक होती। वो माया से कहते हैं, या तो तुम किसी तरह यह सब कुछ ठीक कर दो या मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। माया परेशान हो चुकी थी। इस सब में उसकी तो कोई गलती नहीं थी। वो कॉलेज में भी परेशान और खोई खोई रहती है, जबकि यहाँ ऐदा आज भी हॉस्पिटल में है। जैसे ही रात गहरी होती है, यानी आधी रात हो जाती है, तभी ऐदा दोबारा उसी एंटिटी को देखती है जिसे उसने मूवी के स्टार्ट में देखा था। वही पतली सी, लंबी सी, बूढ़ी सी चुड़ैल। उसको देखते ही ऐदा की तबीयत दोबारा से बिगड़ जाती है। सुबह में माया उससे मिलने भी आती है, उसका नाश्ता लेकर।
माया उसके साथ काफी सारी बातें करती है और ऐदा उसे अपनी हालत के बारे में बताती है कि उसे कैसे डरावने डरावने विजन आते हैं और अजीबोगरीब चीजें दिखाई देती है। माया उसकी बातें तो सुन रही थी, लेकिन माया को लगा कि शायद ऐदा ये सारी बातें इसलिए कर रही है क्योंकि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं। वो यह सारी बातें आकर स्कूल में अपने दोस्तों को भी बताती है। सभी लोग परेशान हो गए यह सोचते हुए कि पता नहीं क्यों ऐदा ऐसी हो गई। अगले दिन सारे दोस्त मिलकर ऐदा से मिलने के लिए जाते हैं और उसके लिए प्रे भी कहते हैं कि ऐदा जल्दी ठीक हो जाए और वापस उनके साथ आए। इन्हीं से बातें करते करते ऐदा एकदम से अपनी बाई तरफ मुंह कर लेती है और दरवाजे की तरफ घूरने लग जाती है। वो माया से कहती है, देखो वो दोबारा आ गई। वो वहीं पर तो है, लेकिन किसी को दरवाजे के पास कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सबने उसे समझाने की कोशिश की कि दरवाजे के पास कोई नहीं है, लेकिन ऐदा किसी को वो न समझा पाई जो उसे नजर आ रहा था। खैर, रात होती है और रात में ऐदा की तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाती है। उसकी बॉडी में झटके लगते हैं, उसको सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती है और जब उसको खून की उल्टी होती है तो तब वो मर जाती है। जैसे ही यह खबर उसके घर और दोस्तों को पता चलती है तो वहां पर कयामत टूट पड़ती है। उसके घर के आसपास रहने वाले सभी लोग ऐदा के मरने पर एकदम से शॉक रह चुके थे। यह सब कुछ ही दिनों में तो हो गया था। 3 से 4 दिन पहले ऐदा बिल्कुल ठीक थी और आज ऐदा उनके दरमियान ही नहीं थी। माया की तो हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि महीनों बाद भी वो अपनी बेस्ट फ्रेंड ऐदा को नहीं भूल पाई। ऐदा की मौत ने सबसे ज्यादा जो डिस्टर्ब किया था वो माया को किया था और उसकी एक वजह यह भी थी कि ऐदा के डैड ने उसकी इस हालत का और मौत का जिम्मेदार माया को ठहरा दिया था। हर रात उसे ऐदा के ख्वाब और ऐदा के विजन आया करते थे। ऐसे ही उसकी बातें याद करते करते एक दिन उसे याद आता है कि जब यह लोग हकिंग के लिए निकल रहे थे तो ऐदा के डैड ने ऐदा को चुपके से कोई पोटली पकड़ाई थी और उसे कहा था कि यह माउंटेन्स वाली झील में फेंकाना, और ऐदा ने माउंटेन्स वाले झरने में जाकर उसे फेंक भी दिया था। और उसी जगह पर तो माया ने वो एंटिटी देखी थी। यह सारी बातें सोचकर वह डर जाती है और सुबह होते ही यह सारी बातें ऐदा की मॉम को जाकर बताती है। ऐदा की मॉम भी हैरान हुई और उन्होंने फौरन अपने हस्बैंड से जाकर पूछा कि उस दिन आपने जो ऐदा को पोटली दी थी आखिर वो क्या थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ऐदा के डैड उन सब लोगों को एक खास रूम में नहीं जाने देते थे। ऐदा की मॉम आज गुस्से में थी। वो उस रूम के अंदर चली गईं, जहां जाकर उन्होंने देखा कि ऐदा के डैड अजीबोगरीब सा कोई रिचुअल कर रहे थे, यानी ब्लैक मैजिक कर रहे थे, काला जादू कर रहे थे। और यहाँ आकर कहानी के सारे पन्ने खुल जाते हैं। मसला असल में यह था कि ऐदा के डैड का बिजनेस बहुत ज्यादा खराब जा रहा था। उन्हें ऐसा लगने लगा कि जैसे उस पर किसी ने काला जादू कर दिया हो। और जैसे ही उन्हें यह बात पता चली कि उनका एक दुश्मन उन पर काला जादू कर रहा है, तो उससे बदला लेने के लिए ऐदा के डैड ने भी एक तांत्रिक से कांटेक्ट किया। उस तांत्रिक ने काला जादू करके ऐदा के डैड को एक डोल दी, जिसे उन्हें घर से बहुत ज्यादा दूर फेंकना था। अब जिस दिन ऐदा के डैड उस तांत्रिक से मिलकर घर आए, उसी रात ऐदा हकिंग के लिए जा रही थी। उन्होंने यह काम ऐदा को सौंप दिया, यह भी सोचे बगैर कि वो जिस पर यह काला जादू या श्राप दे रहे हैं, वह श्राप पलटकर उनकी बेटी को या उन्हें भी नुकसान पहुंचा सकता है। उस दिन से पहले ही जब जब उनके डैड इस ब्लैक मैजिक के अंदर इन्वॉल्व हो रहे थे, ऐदा की तबीयत उसी दिन से खराब होती जा रही थी। उसके बाल झड़ने लगे थे, उसके मुंह और नाक से खून आने लगा था। यानी ऐदा के डैड जिस किसी पर भी काला जादू करवा रहे थे, वह पलटकर उन्हीं पर वार कर रहा था। ऐदा की मॉम को जब यह सारी कहानी पता चलती है तो वह फूट फूट कर रो देती है। वो कहती है, मुझे आपसे यह उम्मीद ही नहीं थी, आपने ही मार दिया हमारी बेटी को। लेकिन यहाँ पर ऐदा के डैड भी रोने लगे और कहने लगे, मेरा यह सब करने का मकसद था ही नहीं। मैं तो अपनी फैमिली को बचाने के लिए, सब कुछ ठीक करने के लिए कर रहा था। मुझे क्या पता था इससे हमारी ऐदा ही चली जाएगी। ऐदा के डैड को अब यह एहसास हो चुका था कि उन्होंने जो गलत हरकत की थी उसकी सजा उन्हें मिल चुकी थी। सब लोग अब ऐदा की मौत से थोड़ा आगे निकल आए थे। पहले वाले ही 6 फ्रेंड्स का ग्रुप दोबारा ऐदा की याद में उसी माउंटेन्स पर हकिंग के लिए जाता है, जहां एक खास पॉइंट पर माया को ऐदा की परछाई मिलती है, जिससे वह बातें करने लग जाती है। और यहाँ पता चलता है कि माया आज भी ऐदा को नहीं भूली थी। और बस यही सब दिखाते हुए यह मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी यह मूवी एक्सप्लेन अच्छी लगी हो तो चैनल मिस्टर मोनू कुशवाहा को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग और डरावनी कहानियां सबसे पहले देखने को मिले।